नमक की दलदलों में मैक्सिम गोर्की की कहानी। नमक बनाने के केंद्र साल्ट मार्श जाओ मित्र, वहां हमेशा काम की भरमार रहती है। हर समय और हर घड़ी जब भी जाओ काम मिल जाएगा। असल में वह काम इतना बेहुदा और जानलेवा है कि अधिक दिनों तक वहां कोई चिपका नहीं रह सकता। सब भाग आते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो वहां जाओ और 2-4 दिन काम करके देखो। फी ठेला 7 मजदूरी मिलती है। इतने में एक दिन का खर्च मजे में चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सलाह देने के बाद उसने, वह एक मछियारा था, जमीन पर थूका, सिर उठाकर फिर समुद्र के उस पार क्षितिज की ओर देखा और मन ही मन किसी उदास गीत की धुन गुनगुनाने लगा। मैं उसके बगल में मछियारों के बाड़े की छांव में बैठा था। वह अपनी कैनवस की पतलून की मरम्मत कर रहा था। रह रहकर वह जमुहाय लेता और काफी काम न मिलने तथा काम की खोज में दुनिया भर की धूल छानने के बारे में निराशा भरी बातें बुदबुदाता जाता। जब देखो कि अब नहीं सहा जाता तो यहाँ चले आना और खुद आराम करना। बोलो, क्या कहते हो? जगह ज्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ से 3-1 मील होगी। ओह, कितना अटपटा है हमारा ये जीवन। उद्धरण चिन्ह। मैंने उससे विदा ली, सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया और समुद्र के किनारे किनारे साल्ट मार्श के लिए चल दिया। अगस्त मास की गर्म सुबह थी। आकाश उजला और साफ था और समुद्र शांत तथा सौम्य। हरी लहरें एक दूसरे का पीछा करती तट की बालू पर दौड़ रही थी। उनकी हल्की छलछलाहट उदासी भरी थी। सामने खूब दूर नीली धुंध के बीच तट की पीली बालू के ऊपर सफेद पैबंद से नजर आ रहे थे। वह ओचोकोव नगर था। मछियारों की बाड़े को, जो पीछे रह गया था, समुद्र की नीली हरी आभा से रंगे रेत के उजले पीले टीलों ने निगल लिया था। बाड़े में, जहां मैंने रात बिताई थी, दुनिया भर की ऐसी ऐसी होनी अनहोनी बातें और कहानियां मैंने सुनी थी कि मेरा जी भारी हो गया था। लहरों की ध्वनि भी जैसे मेरे इस भारीपन का साथ दे रही थी और उसे और भी घना बना रही थी। साल्ट मार्श शीघ्र ही दिखाई देने लगा। करीब 400 वर्ग मीटर के 3 प्लाट थे। नीचे मेड़े और सकरी खाइयां उन्हें एक दूसरे से अलग करती थीं। ये तीनों प्लाट नमक निकालने की 3 मंजिलों के सूचक थे। ये पहला प्लाट समुद्र के पानी से भरा था। इस पानी के भाप बनकर उड़ जाने पर गुलाबी झलक लिए पीले भूरे नमक की एक पतली तह रह जाती थी। दूसरे प्लाट में नमक के दूध जमा किए जाते थे। हाथों में फावड़े लिए स्त्रियां, जिनके जिम में ये काम था, घुटनों तक काली चमचमाती दलदल में खड़ी थीं। वे आपस में न तो बतिया रही थीं, न ही एक दूसरे को पुकार रही थीं। केवल उनकी उदास मटमैली आकृतियां इस घनी, लोनी और घाव कर देने वाली कास्टिक प्रापक की पृष्ठभूमि में लोगों ने इस दलदल का यही नाम रख छोड़ा था। खोई सी मुद्रा में हरकत करती नजर आ रही थी। तीसरे प्लाट से नमक हटाया जा रहा था। अपने हथेलों पर झुके मुंह और निश्चित मजदूर कसमसा रहे थे। हथेलों के पहिए रगड़ खाते और चीचरा करते, और ऐसा मालूम होता जैसे यह आवाज नंगी मानवीय पीठों की लंबी पांत द्वारा ईश्वर के दरबार में भेजी गई एक शोकपूर्ण अपील हो। और ईश्वर था कि वह धरती पर असहन गर्मी उंडेल रहा था, जिसने लोनी दलदली घासों और नमक के कणों से युक्त पपड़ी जमी धरती को झुलसा दिया था। हथेलों की एकरस चरमर को वेद कर फोरमैन की गहरी आवाज सुनाई दे रही थी। वह मजदूरों पर गालियों की बौछार कर रहा था। मजदूर आते और अपने ठेलों पर उसके पांव के पास उंडेल कर खाली कर देते। वह एक डोल में से नमक के ढेर पर पानी डालता और इसके बाद उसे एक लंबे पिरामिड के आकार में जमा देता। वह एक लंबा आदमी था, अफ्रीका के लोगों की भांति काला और नीली तथा सफेद पतलून पहने हुए। उस जगह जहां नमक के एक ढेर पर खड़ा रह अपने हाथ के बेलचे को हवा में हिला रहा था, ठेला मजदूरों पर वह बराबर चीख चिल्ला रहा था। तख्तों के ऊपर से वे ठेले खींच कर लाते और वह वहीं से चीख उठता, इसे बाईं ओर खाली करना। बाईं ओर, भालू के बच्चे, बाईं ओर, चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। क्यों? क्या अपने दीदे फुड़वाने की जी में है? उधर कहाँ जा रहा है, बिच्छू? उद्धरण चिन्ह। कोत्सा से भरा कमीज के छोर से वह अपने चेहरे का पसीना पोंछता, कांपता और गालियों की अपनी बौछार को 1 मिनट के लिए भी रोके बिना नमक की सतह को समतल बनाने में जुट जाता। पीठ की ओर से बेलचे को वह उठाता और पूरा जोर लगाकर नमक पर उसे दे मारता। मजदूर यंत्रवत अपने ठेलों को खींच कर लाते और उसके फरमान के मुताबिक दाहिनी या बाईं और यंत्रवत उन्हें खाली कर देते। इसके बाद खींच तान कर वे अपनी कमर सीधी करते और अगला बोझ लाने के लिए वापस लौट पड़ते।
डगमगाते डिगों से अपने ठेलों को खींचते हुए वे लौटते, घनी काली दलदल में आधे धंसे तकते उनके पांवों के नीचे डगमगाने लगते। उनके ठेले अब पहले से कम लेकिन अधिक उबा देने वाली आवाज करते। क्या टांगे टूट गई हैं, हरामी पिल्लो? फोरमैन उनके पीछे चिल्लाता, तेजी दिखाओ तेजी। उद्धरण चिन्ह। वे उसी दब्बू खामोशी से काम में जुटे रहते, लेकिन कभी कभी धूल और पसीने से चिपचिपाते उनके निःसत्व चेहरे भीतर ही भीतर गुस्से और असंतोष से बल खाने लगते। अक्सर ऐसा होता कि कोई एक ठेला तख्तों पर से फिसलकर दलदल में फंस जाता। आगे वाले ठेले बढ़ जाते, पीछे वाले नहीं बढ़ पाते और मैले कुचले तथा गंदे तलछटी मजदूर अपने ठेलों को थामे पथराई सी आंखों से अपने उस साथी की ओर देखने लगते। ऐसे देखते मानो उनका उससे कोई वास्ता न हो। भारी भारी ठेले को 6-7 मन पक्के वजन को उठाने और उसे फिर से तख्तों पर रखने में उसका एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता और वे वैसे ही उदासीन भाव से ताकते रहते। आकाश में बादलों की परछाई तक नहीं थी। सूरज आग बरसा रहा था। तपन बढ़ती ही जाती थी। ऐसा मालूम होता था मानो सूरज ने अपने आप को न्योछावर तथा धरती के साथ अपना गहरा लगाव सिद्ध करने के लिए खास तौर से आज का ही दिन चुना हो। ये सब देखने जांचने के बाद काम पाने के लिए मैंने भी अपना भाग्य आजमाने का निश्चय किया। लापरवाही का चोला धारण कर मैं आगे बढ़ा और उस तक ताबंदी के पास पहुंचा जिसके ऊपर से मजदूर अपने खाली ठेलों को खींचते हुए ला रहे थे। सलाम साथियों, अच्छी तरह तो हो? उद्धरण चिन्ह। और उनका रुख देखकर मैं एकदम सकते में आ गया। पहला मजदूर मजबूत काठी और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। वह अपने पतलून को घुटनों तक और आस्तीनों को कंधों तक चढ़ाए था, जिनमें से तांबे के रंग का उसका कुड़ियल बदन दिखाई दे रहा था। उसने मेरी आवाज सुनी तक नहीं और मेरी ओर जरा भी ध्यान दिए बिना सामने से निकल गया। दूसरा मजदूर सुनहरी बाल और भूरी आंखों वाला एक युवक था। दुश्मन की भांति घूरकर उसने मुझे देखा, चिढ़कर मुंह बनाया और लुबाव में एक गंदी गाली देता हुआ आगे बढ़ गया। तीसरे मजदूर ने, जो प्रत्यक्षतः ग्रीक मालूम होता था क्योंकि उसका रंग तिलचट्टे की भांति कत्थई और बाल घुंघराले थे, खिन्नता प्रकट की कि क्या करे, उसके हाथ फंसे हैं, अन्यथा मेरी नाक से अपने मुके का वह जरूर परिचय कराता। उसकी आवाज में भी उतनी ही बेरुखी थी जितनी उसकी इस इच्छा में नहीं थी जिसे उसने प्रकट किया था। चौथा गला फाड़कर चिल्लाया, हल्लो कांच की आंख, और उसने टिंगड़ी मारने की कोशिश की। अगर मैं गलती नहीं करता तो भले समाज में जिसे ठंडा स्वागत कहते हैं वह ऐसा ही होता है। इतने जोरदार रूप में जीवन में पहले कभी मेरा उससे वास्ता नहीं पड़ा था। सकपकाहट में अनजाने हो मैंने अपना चश्मा उतारकर उसे जेब के हवाले कर दिया, फिर जैसे तैसे रास्ता निकालता फोरमैन की ओर बढ़ चला ये जानने के लिए कि मुझे भी काम मिल सकता है या नहीं। मैं उसके पास पहुंचा भी नहीं था कि वह दूर से ही चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? क्या काम की तलाश है? मैंने अपनी रजामंदी जता दी। क्या तुमने कभी ठेला खींचने का काम किया है? मैंने बताया कि मलबा ढोने का काम कर चुका हूँ। मलबा, उसकी कौन गिनती, मलबा एकदम दूसरी चीज है। हम यहाँ नमक होते हैं, मलबा नहीं। जहनुम का रास्ता नापो, वही तुम्हें काम मिलेगा। अष्टावक्र, ये ठेला ठीक यहाँ मेरे पाँव के पास खाली करना। और अष्टावक्र ने, जो कि एक ठस लटकती हुई मूंछों और मुहासों से लाल नाक वाला आदमी था और डील डॉल में पूरा भीम मालूम होता था, जोरों से घुरते हुए अपना ठेला खाली कर दिया। नमक बाहर आ गिरा। अष्टावक्र ने कोसा, फोरमैन ने कोसने में उसे और भी मात किया। दोनों एक दूसरे की सराहना में मुस्कुराए और फिर मेरी ओर मुखातिब हुए। हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? फोरमैन ने पूछा। शायद साग भाजी में डालने के लिए नमक की बुकनी लेने आए हो, क्यों, ठीक है न कत्साप? फोरमैन की ओर आंख मारते हुए अष्टावक्र ने कहा। मैंने फोरमैन से काम देने के लिए विनती की, उसे विश्वास दिलाया कि मैं जल्दी ही काम का आदी हो जाऊंगा और अन्य किसी से पीछे नहीं रहूंगा। आदी होने से पहले ही तुम्हारी कमर टूट जाएगी, लेकिन मेरी बला, तुम अभी जुट जाओ। पर यह समझ लो, पहले दिन 50 कोपेक से ज्यादा नहीं दूंगा। इसे एक ठेला दे दो। उद्धरण चिन्ह। जाने कहां से एक अधर नंगा लड़का प्रकट हो गया। उसकी उघड़ी हुई टांगें घुटनों तक चिथड़ों में लिपटी थीं। मेरे साथ आओ, संदेह भरी नजर से मुझे देखने के बाद वह बुदबुदाया। मैं उसके साथ चल दिया और उस जगह पहुंचा जहां एक के ऊपर एक ठेलों का अंबार लगा था। मैं अपने लिए एक सबसे हल्का ठेला खोजने लगा।
लड़का वहीं खड़ा अपनी टांगें खुजला रहा था और मेरी ओर देख रहा था। जब मेरी पसंद का ठेला मिल गया तो उसने कहा, वाह, तुमने भी क्या ठेला चुना है। तुमने ये तक नहीं देखा कि इसका पहिया टेढ़ा है। ये कह वह वहां से दूर खिसक गया और जमीन पर लेटकर बदन सीध करने लगा। मैंने दूसरा ठेला छांट लिया और अन्य मजदूरों के साथ जा मिला जो नमक लादने जा रहे थे। लेकिन मेरा जी एक अजीब बेचैनी से दबा था, जो मुझे अपने अन्य साथी मजदूरों के साथ घुलने मिलने से रोक रहा था। उन सबके चेहरे एक बहुत ही सुनिश्चित लेकिन अप्रकट ऊब और झुंझलाहट से भरे थे। थकान ने उन्हें चूर चूर कर दिया था और वे बुरी तरह खार खाए थे। वे नाराज थे उस सूरज से जो इतनी बेरहमी से उनकी चमड़ी को झुलसा रहा था। वे नाराज थे उन तख्तों से जो उनके ठेलों के नीचे डगमग डोलते थे। और वे नाराज थे रापा से कुत्सित दलदल से जो घनी, खारी और उन तेज बानों से भरपूर थी जो उनके पांवों को छेद डालते थे और घावों के भीतर घुसकर इस हद तक उन्हें काटते थे कि वे रिश्ते हुए नासूर बन जाते थे। गरज ये कि वे नाराज थे हर उस चीज से जो उनके इर्द गिर्द मौजूद थी और जिससे उनका वास्ता पड़ता था। ये नाराजगी दिखाई देती थी उनकी उन प्रकट नजरों में जो कि कभी कदास वे एक दूसरे पर डालते थे, और गालियों की उस बौछार में जो कि जब तक उनके सूखे गलों से निकलती रहती थी। मेरी और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। लेकिन जब हमने प्लाट में पांव रखा और तख्ताबंदी पर से नमक के दूहों की ओर चले तब अचानक अपनी टांगों के पिछले हिस्से में एक प्रहार का मैंने अनुभव किया और मुड़ते ही निम्न शब्दों की फुकार मुझे सुनाई दी, औघड़, डग तक नहीं उठते। उद्धरण चिन्ह। और मैं सकपकाकर तेजी से डग उठाने लगा। इसके बाद ठेले को खड़ा कर फावड़े से मैं उसमें नमक भरने लगा। पूरी तरह भर, उक्रेन के उस भीमकाय अष्टावक्र ने कहा जो मेरे पास ही खड़ा था। मैंने ठेले पर नमक का भरपूर ढेर लगा दिया। तभी पीछे वाले कामगारों ने अपने आगे वालों से कहा, रुको नहीं, बड़े चलो। आगे वालों ने थूककर अपनी हथेलियों पर मसला, जोरों से कांपकर अपने ठेलों को उठाया और एकदम दोहरे होकर अपनी गर्दनों को आगे की ओर ताने हुए मानो ऐसा करने से बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। ठेलों को खींचते हुए वे बढ़ चले। उनके तरीकों की नकल करते हुए अपनी सकत के मुताबिक मैं भी एकदम दोहरा हो गया और आगे की ओर जोर लगाने लगा। ठेला खिसक चला, पहिए चरमराए, मेरे गले की हड्डी लगी कि तिड़कना चाहती है और मेरी बाहों के पुट्ठे खिंचाव के मारे गरज उठे। लड़खड़ाता सा एक डग मैंने भरा, फिर दूसरा भरा, कभी दाहिनी ओर धकिया दिया जाता और कभी बाईं ओर धचकोले खाता निकल चला। ठेले का पहिया तख्तों से नीचे उतर गया और उसके साथ साथ में भी औंधे मुंह दलदल में जा गिरा। ठेले का हत्था शान के साथ मेरे सिर से टकराया और इसके बाद धीर गति से ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर हो ठेला उलट गया। कान बेधी सीटियों, चीख चिल्लाहटों और हंसी की आवाजों ने जो कि मुझे गिरता देख फूट पड़ी थी, घनी और गर्म कीचड़ में जैसे मुझे और भी अधिक लथेड़ दिया। और उस समय जबकि मैं दलदल में फंसे ठेले को उठाने की बेकार कोशिश में लथपथ हो रहा था, मुझे अपने सीने में एक पैने दर्द का अनुभव हुआ। जुरा, अपने हाथ का सहारा तो दो मित्र, मैंने उकरीनी से कहा जो मेरे पास ही खड़ा था और अपने दोनों बाजुओं को पकड़े हंसी के मारे दोहरा हुआ जा रहा था। अय्यो कीचड़, सोख हरामी, औंधे मुंह जा गिरा न, इसे फिर तक ताबंदी पर लिया, बाएं बाजू नीचे की ओर धकेल तक तक। ये राना, दलदल तुझे निगल जाएगी अगर सावधानी न बरती तो। ये कह वह फिर हंसने लगा, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और दोनों बाजू पकड़े हाँफने लगा। सफेद बालों वाले वृद्ध ने जो मेरे आगे था मेरी ओर देखा और हवा में अपना हाथ हिलाकर मुझे दफा कर दिया। आखिर तक ताबंदी क्या इसे काटती थी जो कीचड़ में कूद पड़ा, उसने कहा और गुस्से में कांपता अपने ठेले के साथ आगे बढ़ गया। जो आगे थे वे नहीं रुके, जो पीछे थे वे भौहें सिकोड़े मुझे अपने ठेले से जूझते और उसे निकालने का प्रयत्न करते देखते रहे। कीचड़ और पसीना मेरे बदन से चू रहा था। मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। नमक के ढेर से फोरमैन की आवाज आ रही थी, शैतान के बच्चों, क्या वहीं जाम हो गए? एडियो कुत्तों, सुअ के बच्चों, आंख बची नहीं कि हरामीपन करने लगे। रुको नहीं, आगे बढ़ो, खुदा तुम्हें गारत करे। उद्धरण चिन्ह। रास्ता दो, मेरे पीछे से उकरीनी भौंक उठा और अपने ठेले का हत्था करीब करीब मेरे सिर से टकराता खटाक से निकल गया। फकत दम, अकेले अपने ही बूते पर जैसे तैसे कर मैंने ठेले को बाहर निकाला, और चूंकि ठेला अब खाली और बुरी तरह कीचड़ में सना था, इसलिए मैं उसे प्लाट से बाहर ले भागा ताकि उसके बदले कोई दूसरा ठेला ले सकूं।
तुम्हारा ये ठेला तो उड़न खटोला निकला। कोई बात नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है मित्र। शुरू में मैंने अपने चारों ओर नजर डाली और करीब 20 साल का एक लड़का मुझे दिखाई दिया। वह नमक के दूह के पास कीचड़ में बिछे एक तख्ते पर पड़ा था और अपनी हाथ की हथेली को चूस रहा था। मुझे देखकर उसने अपनी गर्दन हिलाई। उसकी आंखों में, जो उंगलियों के बीच से झांक रही थी, सहृदयता और मुस्कुराहट की चमक थी। सो कुछ नहीं, मैंने कहा, शीघ्र ही मैं भी सब सीख जाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया है? यूं ही एक मामूली सी खरोंच थी, लेकिन नमक उसे काटता जाता है। सो नमक को चूस कर बाहर निकाल रहा हूँ। अगर ऐसा न करूँ तो धंधे से हाथ धोना पड़े, ये हाथ बिल्कुल बेकार हो जाए। लेकिन अच्छा हो कि तुम अपने काम पर लौट जाओ। इस बात का मौका ही क्यों दो कि फोरमैन तुम पर चिल्लाना शुरू कर दे। मैं अपने काम पर पहुंच गया। दूसरी ढोवाई में कोई दुर्घटना नहीं हुई। तीसरी, फिर चौथी और इसके बाद 2 बार मैंने ढोवाई की। किसी ने मेरी ओर नजर तक उठाकर नहीं देखा और इस उपेक्षा के प्रति आमतौर से, जो कि एक अखरने वाली चीज होती है, गहरी कृतज्ञता का मैंने अनुभव किया। चलो, खाने का समय हो गया, किसी ने चिल्लाकर कहा। लोगों ने आराम की सांस ली और खाना खाने चल दिए, लेकिन उत्साह की तब भी उनमें कोई झलक नहीं थी। विश्राम का अवसर पाकर भी वे खुशी से नहीं छलछलाए। उनके हर काम में, जो कुछ भी वे करते थे, एक अनमनापन झलकता था, दबा हुआ गुस्सा और असंतोष दिखाई देता था। ऐसा मालूम होता था कि विश्राम में इतनी सामर्थ्य नहीं है, जो श्रम द्वारा झंझोड़ी गई उनकी हड्डियों और गर्मी से निःसत्व उनकी मांसपेशियों में आनंद का संचार कर सके। मेरी पीठ दर्द कर रही थी, मेरी टांगों और कंधों का भी यही हाल था, लेकिन मैंने कोशिश की कि यह बात जाहिर न होने पाए और फुर्ती से डग भरता शोरबे के देग के पास पहुंच गया। इधर कहाँ चढ़े चले आते हो? एक बूढ़े मजदूर ने, जो एकदम वहशी मालूम होता था, टोका। वह नीले रंग का फटा पुराना ब्लाउज पहने था। उसका चेहरा भी नशा करने की वजह से उसके ब्लाउज की भांति नीला मालूम होता था, और उसकी छप्परनुमा भारी भौहों के नीचे जो सदा चढ़ी रहती थी, उसकी भयानक और उपहासपूर्ण आंखें अंगारों की भांति चमक रही थी। वहीं खड़े रहो। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे बता दिया। ये बात है, बड़ा मूर्ख था तुम्हारा पिता, जो उसने तुम्हारा ये नाम रखा। मक्सिमो को पहले दिन शोरबे के देग के पास नहीं फटकने दिया जाता, समझे? मक्सिम पहले दिन अपने ही भोजन पर गुजर करते हैं। अगर तुम्हारा नाम इवान या ऐसा ही कुछ और होता तो कोई बात नहीं थी। मिसाल के तौर पर मुझे लो। मेरा नाम मातवेई है, इसलिए मुझे खाना मिलेगा। लेकिन मक्सिम नहीं पा सकता, वह केवल मुझे खाते हुए देख सकता है। सो देन के पास से दफा हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। अचरज में भरकर मैंने उसे देखा, फिर वहां से हटकर दूर जमीन पर बैठ गया। इस व्यवहार ने मुझे स्तब्ध कर दिया। जीवन में पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था और निश्चय ही ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया था, जिसके बदले में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता। इससे पहले भी बीसियों बार मजदूरों की टुकड़ियों के साथ उठने बैठने का मुझे मौका मिला था और हमारे संबंध शुरू से ही हमेशा सीधे, सादे और बिरादराना होते थे। यहाँ का समूचा व्यवहार कुछ इतना अजीब था कि बावजूद उस अपमान और चोट के, जो कि मुझे पहुंची थी, उत्सुकता ने मुझे घेर लिया। मैंने इरादा किया कि इस भेद का पता लगाऊंगा। ये निश्चय कर लेने के बाद प्रत्यक्षतः मैं शांत भाव से उन्हें खाना खाते देखता और काम पर लौटने की बाट जोहता रहा। यह मालूम करना आवश्यक था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। आखिर उनका खाना खत्म हुआ, डकार लेना खत्म हुआ और देग से दूर हट वे धूम्रपान करने लगे। उकरनी भीम और वह लड़का, जिसके पांवों में पट्टियां बंधी थी, मेरे सामने आकर बैठ गए। ठेलों की पात का वह दृश्य, जिन्हें हम तक ताबंदी कर छोड़ आए थे, उनकी ओट के कारण अब मेरी आंखों से ओझल हो गया था। कहो मित्र, धूम्रपान करोगे? उकनी भीम ने पूछा। धन्यवाद, कर सकता हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हारे पास अपना तंबाकू नहीं है? अगर होता तो आपसे क्यों लेता? उद्धरण चिन्ह। ठीक कहते हो, ये लो। और उसने मुझे अपना पाइप दे दिया। काम से भागोगे तो नहीं? बोलो, क्या इरादा है? हाँ, जब तक बनेगा करूँगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने उसे बता दिया। क्या ये जगह यहाँ से बहुत दूर है? करीब 2500 मील दूर होगी। उद्धरण चिन्ह। ओह, ये काफी दूर है। तुम यहाँ किस फेर में चले आए? उद्धरण चिन्ह।
उसी फेर में जिसमें कि तुम यहाँ आए। उद्धरण चिन्ह। सो गांव वालों ने तुम्हें भी इसलिए गांव से खदेड़ दिया कि तुम चोरी करते थे, क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्या कहा आपने? यह अनुभव कर कि वह मुझे अपनी लपेट में ले रहा है, मैंने उससे पूछा। मैं यहाँ इसलिए आया था कि चोरी करने पर मुझे गांव से खदेड़ दिया गया, और तुमने बताया कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण भी वही है, जो कि मेरे आने का। ये कहकर वह जोरों से खिलखिलाकर हंसा। वह प्रसन्न था कि उसने मुझे खूब पकड़ा। उसके साथी ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल कनखियों से उसे देखा और शैतानी के साथ मुस्कुरा दिया। जरा रुको, मैंने कहना चाहा। रुकने का समय नहीं है, मित्र, काम पर वापस जाना है। चलो, तुम भी चलो। तुम मेरा वाला ठेला ले लेना और ठीक मेरे पीछे ही लग जाना। मेरा ठेला अच्छा है, भरोसे की चीज। चलो, अब चलें। उद्धरण। और वह चल दिया। जब मैं उसका ठेला उठाने लगा तो उसने तुरंत टोका, ठहरो, मैं खुद इसे ले चलूंगा। तुम अपना ठेला मुझे दे दो। अपना दे ठेला मैं उस पर रख दूंगा और इस प्रकार उसे चटी खिलाता ले चलूंगा। अच्छा है, कुछ देर वह भी आराम कर ले। उद्धरण चिन्ह। उसकी यह बात सुन मेरे हृदय में संदेह ने सिर उभारा। मैं उसके साथ साथ चल रहा था और लगे हाथ उसके ठेले का भी जायजा लेता जाता था, जो औंध कर मेरे ठेले में रखा था। मैं ये निश्चय करना चाहता था कि मेरे साथ कहीं कोई चाल तो नहीं चली जा रही, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, सिवा इसके कि एकाएक मैं सबके आकर्षण का केंद्र बन गया हूँ। इसे छिपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन रह रहकर कनखियों से मेरी ओर देखना, गर्दनें हिलाकर इशारे करना और वह सारी फुसफुसाहट जो चल रही थी, मुझसे छिपी नहीं थी। यह मैं जानता था कि मुझे खूब चौकस रहना होगा, कारण कि अब तक जो कुछ हो चुका था, उसके आधार पर अंदाज लगाया जा सकता था कि जो नया जाल अब बिछाया जा रहा है, वह अत्यंत मौलिक होगा। ये लो, हम आ गए। मेरे ठेले में से अपना ठेला उठाते और उसे मेरी ओर धकेलते हुए उकरीनी भीम ने कहा, इसमें नमक लाद लो। मैंने चारों ओर देखा, सभी अपने काम में बुरी तरह डूबे थे। सो मैं भी नमक लादने लगा। नमक के बेलचे पर से गिरने की सरसराहट के सिवा अन्य कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये निस्तब्धता मुझे बड़ी बोझिल मालूम हुई। मेरे मन में यह बात बैठ गई कि यहाँ से चल देने में ही भलाई है। हद हो गई। क्या तुम लोग ऊँघ रहे हो? आगे क्यों नहीं बढ़ते? नीले चेहरे वाले मातवेई ने फरमान जारी किया। मैंने ठेले के हाथों को पकड़ा और भारी जोर लगाकर उसे धकेलने लगा। तभी पैने दर्द से मैं चीख उठा और ठेला मेरे हाथों से छूट गया। इससे और भी ज्यादा, पहले से भी बदतर दर्द हुआ। मेरे दोनों हाथों की खाल छिल गई। दर्द और गुस्से से दांतों को भींचकर मैंने ठेले के हत्थों की जांच की और देखा कि उनके बाहरी सिरों को चीरकर दरारों को खुला रखने के लिए उनमें लकड़ी खपचियां खोंसी हुई हैं। ये सब इतनी होशियारी से किया गया था कि उसे आसानी से पकड़ना मुश्किल था। और सोचा ये गया था कि जब मैं हाथों को मजबूती से पकड़ूंगा तो खपचियां छिटक कर निकल जाएंगी और मेरी खाल हाथों की दरारों की पकड़ में आ जाएंगी। ऐसा ही हुआ भी। सिर उठाकर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। चीखों, आवाज़ और उपहास का एक तमाचा सा मेरे मुंह पर पड़ा। भौंडली और कुत्सित मुस्कुराहट से सबके चेहरे रंगे थे। नमक के ढेर से फोरमैन की भद्दी गालियों की बौछार आ रही थी, जिसका उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस हद तक मेरा तमाशा देखने में वे डूबे थे। सूनी और चकराई सी आंखों से मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन इस बात का मुझे चेत था कि मेरा हृदय भीतर ही भीतर अपमान की भावना और इन लोगों के प्रति घृणा और बदला लेने की इच्छा से उमड़ घुमड़ रहा है। वे मेरे सामने जमघट लगाए थे। वे हंस रहे थे और गंदगी की बौछार कर रहे थे, और मैं बुरी तरह समंतिक रूप में उन्हें नीचा दिखाने और पांव तले रौंदने के लिए छटपटा रहा था। वहशी, मैं चीखा, मुख का तानकर उनको और लपकता और वैसी ही कुत्सित गालियां उन्हें देता हुआ, जैसे कि वे मुझे दे रहे थे। जमघट में एक ककपीट सी दौड़ गई और सकपका कर वे पीछे हट गए। लेकिन उकरीनी और नीले चेहरे वाला मातवेई अपनी जगह से नहीं डिगे और चुपचाप अपनी आस्तीनें चढ़ाने लगे। अच्छा तो आओ, दो हाथ हो जाएं। उकरीनी चटखारे लेते हुए बुदबुदाया और अपनी आंखें बराबर मुझ पर जमाए रहा। क्या देखते हो गावरीला, आज इसे चौक चांदनी की सैर करा दो, मातवेई ने उसे उकसाया। तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की? मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या मैं भी तुम सब लोगों की तरह आदमी नहीं हूँ? उद्धरण चिन्ह।
ये तथा इसी तरह के अन्य कितने ही बेमानी, बेहुदा और ऊटपटांग शब्द मैंने दागे। गुस्से से मेरा सारा बदन कांप रहा था। साथ ही इस बारे में भी मैं खूब चौकस और चौकन्ना था कि वे मेरे साथ और कोई नयो हरकत न कर बैठें। लेकिन बेजान चेहरे जो मेरी ओर मुड़े थे, अब सहानुभूति, संवेदन से एकदम शून्य नहीं थे और उनमें से कुछ तो करीब करीब अपराधी जैसा भाव धारण किए थे। यहाँ तक कि मातवे और उकरीनी भी सकपका कर एक या दो डग पीछे हट गए। माई अपने ब्लाउज को नोच रहा था और उकरीनी अपनी जेबों में डुबकी लगा रहा था। आखिर क्यों और किस लिए तुमने ये हरकत की? मैंने फिर बल देकर कहा। वे कोरी चुप्पी साधे थे। उकरीनी एक सिगरेट से खेल कर रहा था और उसकी आंखें जमीन में गली थीं। मातवे वहां से खिसक गया और दूर अन्य सबसे पीछे चला गया। बाकी सब उदास भाव से चुपचाप सिर खुजलाते अपने अपने ठेलों पर वापस पहुंच गए। चीखता चिल्लाता और अपना मुक्का हिलाता आखिर फोरमैन भी वहां आ धमका। ये सब इतनी तुरता फुर्ती में हो गया कि नमक रोलने का काम करने वाली स्त्रियां जिन्होंने मेरी चीख सुनकर अपना काम रोक दिया था, केवल तब हमारे पास आ पहुंची, जबकि मजदूर अपने ठेलों पर वापस जा चुके थे। इस तीखी भावना से कुड़मुड़ाता कि एक तो मेरा बिला वजह अपमान हुआ और दूसरे बदला भी नहीं ले सका, मैं वहां अकेला ही खड़ा रह गया। ये और भी दुस्सह था। मैं अपने सवाल का जवाब चाहता था, मैं बदला चाहता था, इसलिए मैं चिल्लाया, जरा ठहरो साथियों। उद्धरण चिन्ह। वे ठहर गए और भावनाए चेहरों से मेरी ओर देखने लगे। बोलो, तुम मुझे क्यों इतना सताते हो? क्या तुम्हारी आत्मा एकदम मर गई है? उद्धरण चिन्ह। वे अब भी चुप थे और यह चुप्पी ही उनका जवाब थी। मैं अब अधिक स्वस्थ चित्त था, सो उनसे बातें शुरू की। मैंने कहना शुरू किया कि देखो, मैं भी तुम्हारी ही भांति आदमी हूँ, और यह कि तुम्हारी ही तरह मेरे भी पेट है, इसलिए मुझे भी काम करना पड़ता है। और यह कि मैं बराबर की हैसियत से तुम्हारे साथ शामिल हुआ था, क्योंकि हम सबके भाग्य एक ही डोरे से गुंथा है। और यह कि मैं तुम्हें नीचा या अपने आप को तुमसे बड़ा नहीं समझता। हम सब बराबर हैं, मैंने कहा, और हमें एक दूसरे को समझना तथा जैसे भी हो एक दूसरे की मदद करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वे वहीं अपनी अपनी जगह पर खड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन नजर बचाते मैंने देखा कि मेरे शब्दों का उन पर असर हो रहा है, और इस तथ्य ने मुझे बढ़ावा दिया। उन्हें एक नज़र देखने से ही मुझे उसका विश्वास हो गया। एक तीखे और उज्ज्वल आनंद से मैं छलछला उठा और नमक के एक ढेर पर गिरकर मैंने खूब आंसू बहाए। जो भी होता ऐसा ही करता करता न। जब मैंने सिर उठाया तो देखा, सिवा मेरे वहां और कोई नहीं है। दिन का काम खत्म हो चुका था और मजदूर 5-5 या 6-6 टुकड़ियों में नमक के ढेर के पास बैठे थे। सूरज की किरणों से रंजित नमक की गुलाबी पृष्ठभूमि में उनकी आकृतियां काले धब्बों की भांति मालूम होती थीं। अटूट सन्नाटा छाया था। समुद्री हवा के झोंके आ रहे थे। सफेद बादल का एक छोटा सा टुकड़ा धीरे धीरे आकाश में तैर रहा था। धुंध के छोटे छोटे गाले उससे टूटते थे और नीले विस्तार में घुल जाते थे। हर चीज गहरी उदासी का संचार कर रही थी। मैं उठ खड़ा हुआ और नमक के ढेर की ओर चल दिया। यहाँ से विदा ले मछियारों के बाड़े में जाने का मेरा निश्चय पक्का हो चुका था। मुझे निकट आता देख मातवे, उकरीनी, भीम और मझोली आयु तथा मोटी गर्दन के 3 अन्य मजदूर उठे और मेरी ओर बढ़ाए। इससे पहले कि मैं मुंह खोल पाता, मातवे ने अपना हाथ बढ़ाया और बिना मेरी ओर देखे बोला, सुनो साथी, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। अच्छा हो कि तुम गोल हो जाओ। तुम्हारी मदद के लिए हमने एक छोटी सी रकम जमा की है। ये लो। उद्धरण चिन्ह। उसकी हथेली पर तांबे के कुछ सिक्के पड़े थे। उसका हाथ, जो मेरी ओर फैला था, कांप रहा था। ये सब इतना अनहोना था कि मैं केवल उनकी ओर ताकता ही रह गया। वे खड़े थे सिर लटकाए, चुपचाप औघड़पन के साथ अपनी टांगों को खींचते, इस पांव का बोझ उस पांव पर डालते, छिपी नजरों से इधर उधर की थाह लेते, अपने कंधे को झटकते। उनकी प्रत्येक हरकत बेहद अनमनी और जहां तक हो सके जल्दी मुझसे छुटकारा पाने की इच्छा प्रकट कर रही थी। नहीं, मैं यह नहीं लूंगा। मातवे के हाथ को दूर हटाते हुए मैंने कहा, बात मानो, हमें अपमानित न करो। हम वास्तव में कुछ इतने बुरे नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमने तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई, लेकिन अगर तुम जरा सोचकर देखो तो इसके लिए क्या हम सचमुच दोषी हैं? नहीं, हम दोषी नहीं हैं। इसके लिए जीवन का वह ढंग जिम्मेदार है जो कि हमें बिताना पड़ता है।
किस तरह का जीवन हम बिताते हैं। कुत्ते का जीवन। 6-7 मनिया ठेले पांवों को चाट जाने वाली रापक दलदल, दिन भर पीठ की चमड़ी झुलसाने वाली धूप और 50 कौपेक प्रतिदिन। ये हर आदमी को जानवर बना देने के लिए काफी है। काम काम काम, पगार को ठर्रे में उड़ा दो और फिर काम में जुट जाओ। आदि भी यही और अंत भी यही। 5 साल तक ऐसा जीवन बिताओ और फिर देखो कुछ भी मानवीय नहीं रहेगा। मेरे जानवर तुम हो और बस सुनो साथी, तुम्हारे साथ तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो कि हम एक दूसरे के साथ करते हैं, बावजूद इसके कि हम, जैसे कि कहा जाता है, पुराने यार हैं और तुम एकदम नए आए हो। तुम में क्या सुरखाव के पर लगे हैं जो तुम्हारे साथ हम रियायत करते। समझ गए न? तुमने जो बातें हमें कही, हाँ, तो क्या हम अचार डालें उनका? यूं तुमने जो कुछ कहा, ठीक कहा, वह सब सच है, वह हम पर फिट नहीं बैठता। तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। हम तो केवल मजाक कर रहे थे। आखिर हमारे पास भी तो हृदय है। लेकिन अच्छा यही है कि तुम गोल हो जाओ। तुम्हारा रास्ता और है, हमारा और हमारी यह छोटी सी भेंट संभालो और विदा हो जाओ। हमने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, नहीं तुमने हमारे साथ कोई अन्याय किया। ये सच है कि मामला कुछ गड़बड़ा गया, लेकिन इसके सिवा तुम और क्या आशा करते थे। यहाँ एक भी चीज हमारे हक में कभी भी सीधी नहीं बैठती, और तुम्हारे यहाँ बने रहने में कोई तुक भी नहीं है। असल बात यह है कि तुम यहाँ फिट नहीं बैठते। हम एक दूसरे के आदी हो गए हैं, और तुम हमारी जात के नहीं हो। यहाँ रहने से कुछ भला नहीं होगा। सो तुम रास्ता नापो, तुम अपनी राह जाओ। अच्छा तो विदा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मैंने उन सब पर नजर डाली। स्पष्ट ही वे सब मातवे से सहमत थे। सो मैंने अपना थैला कंधे पर डाला और विदा होने ही वाला था कि तभी मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उक्रीनी भीम ने कहा, जरा ठहरो, 1-2 शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ। तुम्हारे सिवा अगर कोई और होता तो बतौर निशानी में उसका जबड़ा ढीला कर देता, लेकिन हम में से कोई भी तुम्हारा बाल तक बांका करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टे हम तुम्हें भेंट दे रहे हैं। इसके लिए तुम हमारे शुक्रगुजार तक हो सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ये कह उसने जमीन पर थूका और तंबाकू के अपने बटुए को घुमाने लगा, कुछ इस अंदाज में मानो कह रहा हो, देखा मैं कितना चतुर हूँ। इस सब से ग्रस्त मेरे लिए एक क्षण भी रुकना असंभव हो गया। जल्दी से मैंने विदा ली और एक बार फिर समुद्र के किनारे किनारे चल दिया, मछियारों के उसी बाड़े की ओर जहां मैंने रात बिताई थी। आसमान साफ और तप्त था। समुद्र रीता और शानदार छोटी छोटी हरी लहरें छलछलाती हुई तट को पखार रही थी। जाने क्यों मैं बेहद दुखी और लज्जित था। गर्म रेत पर भारी डग उठाता धीरे धीरे चल रहा था। समुद्र शांत भाव से धूप में चमक रहा था। लहरों की ध्वनि उदास और अनबूझ भावों का संचार कर रही थी। जब मैं मछियारों के बाड़े में पहुंचा तो मेरी जान पहचान वाला मछियारा आगे बढ़ाया। क्यों पसंद नहीं आया न वह नमक? उसने कहा, संतोष की एक ऐसी भावना के साथ जो अपनी भविष्यवाणियों के सदा सच सिद्ध होने पर प्रकट होती है। मैंने एक शब्द भी कहे बिना उसकी ओर देखा। नमक, और मात्रा से अधिक। उसने दृढ़ता से कहा, भूखे हो, जाओ और थोड़ा दलिया पेट में डाल लो। कम भक्तों ने जाने किस फिराक में इतना अधिक बना डाला, आधा बच गया है। जाओ और मजे से चमचा चलाओ। बहुत बढ़िया दलिया है, फ्लांडा और स्टचन मछली डालकर रांधा हुआ। उद्धरण चिन्ह। इसके 2-1 मिनट बाद बहुत ही गंदा, बहुत हो थका और बहुत ही भूखा बाड़े के बाहर छांव में बैठा मैं फ्लांडर और स्टचन मिली दलिया निरानंद गले के नीचे उतार रहा था। 1893।